सोच कर देखिए, अगस्त 1947 भारत को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन देश के अंदर 565 रियासतें थीं जिनका भविष्य तय नहीं था। उनके पास ऑप्शन था कि वो भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में शामिल हों या फिर आज़ाद रहें। लेकिन भारत के ठीक बीच में एक रियासत ऐसी थी जिसने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना और देश की एकता के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। तो सवाल ये उठता है कि ब्रिटेन से भी बड़ा और अमीर राज्य हैदराबाद, जो एक आज़ाद मुल्क बनने का ख्वाब देख रहा था, वो सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर भारत का हिस्सा कैसे बन गया। चलिए इस दिलचस्प कहानी में जरा और गहरे उतरते हैं। अब इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें पहले हैदराबाद की असलियत को समझना होगा। ये सिर्फ एक रियासत नहीं थी, बल्कि अपने आप में एक बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स दुनिया थी। हैदराबाद का साइज और उसकी ऑटोनॉमी सच में हैरान करने वाली थी। सोचिए, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिला दें तो भी हैदराबाद उनसे बड़ा था। मतलब ये सिर्फ जमीन का एक बड़ा टुकड़ा नहीं था, ये लगभग एक आज़ाद देश की तरह काम कर रहा था। उनकी दौलत अगर आज के हिसाब से देखें तो करीब करीब 2 अरब डॉलर के बराबर थी, और इसी दौलत ने उन्हें भारत से अलग होने का सपना देखने की हिम्मत दी थी। लेकिन इस सारे पैसे और ताकत के नीचे एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं, एक दरार थी। शासक तो मुस्लिम थे, लेकिन रियासत की 85% आबादी हिंदू थी, और यही वो दरार थी जो आगे चलकर निज़ाम के आज़ाद हैदराबाद के सपने को तोड़ने वाली थी। निज़ाम का सपना था कि हैदराबाद या तो एक स्वतंत्र इस्लामी राष्ट्र बने या फिर पाकिस्तान के साथ जुड़ जाए। लेकिन उनके सपने के सामने 2 बहुत बड़ी दीवारें खड़ी थीं। पहली, जियोग्राफी, हैदराबाद चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ था, और दूसरी वहां की जनता, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत के साथ एक लोकतांत्रिक भविष्य चाहता था। जब बातचीत के रास्ते बंद से होने लगे तो हैदराबाद की गलियों में जोर जबरदस्ती और हिंसा ने अपनी जगह बना ली, और इस सब के सेंटर में थे रजाकार। नवंबर 1947 में एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन तो हुआ, मतलब 1 साल तक शांति रहेगी। पर यह शांति नहीं थी, ये तो तूफान से पहले की खामोशी थी। निज़ाम ने इस 1 साल का इस्तेमाल कट्टरपंथी कासिम रिजवी और उसकी प्राइवेट आर्मी रजाकार को पूरी तरह से खुली छूट देने के लिए किया, और बहुत जल्द ही पूरे राज्य में एक डर का माहौल बन गया। ये रजाकार कोई आम फौज नहीं थी, ये कासिम रिजवी के अंडर करीब करीब 2 लाख कट्टरपंथियों की एक भीड़ थी, जिसका एक ही मकसद था, हैदराबाद को एक इस्लामी रियासत बनाए रखना। उनका निशाना हर वो इंसान था जो भारत से जुड़ना चाहता था, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। उनकी क्रूरता ने हत्या और लूटपाट का ऐसा माहौल बना दिया कि हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। इससे एक बहुत बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो गया। बात तब और बिगड़ गई जब निज़ाम ने पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए का लोन दे दिया और हथियारों की स्मगलिंग भी शुरू कर दी। अब भारत के गृह मंत्री सरदार पटेल के लिए उनका सब्र जवाब दे गया। उन्होंने साफ साफ कहा, हैदराबाद भारत के पेट में एक कैंसर की तरह है, जिसे सर्जरी से ही निकाला जा सकता है। ये एक तरह से बातचीत के दौर के खत्म होने का ऐलान था। तो अब इस मुश्किल को सुलझाने का बस एक ही रास्ता बचा था, मिलिट्री एक्शन। और इस एक्शन को कोड नेम दिया गया ऑपरेशन पोलो। अब ये नाम क्यों पड़ा, इसकी एक बड़ी मजेदार वजह है। उस जमाने में हैदराबाद शहर में दुनिया के सबसे ज्यादा पोलो ग्राउंड्स थे, पूरे 17। 13 सितंबर 1948 की सुबह ये एक्शन शुरू हुआ। भारतीय सेना ने 2 तरफ से, पूर्व और पश्चिम से, हैदराबाद पर हमला कर दिया। मेजर जनरल J.N. चौधरी के नेतृत्व में सेना के शर्मन टैंक्स के सामने निजाम की फौज और रजाकार टिक ही नहीं पाए। आप सोचिए, सिर्फ 5 दिन यानी 130 घंटों में हैदराबाद का पूरा डिफेंस सिस्टम ढह गया, और इस तेज और फाइनल एक्शन ने लड़ाई को तो खत्म किया ही, साथ ही हैदराबाद के भारत में पूरी तरह से मिलने का रास्ता भी साफ कर दिया। तो इसके बाद क्या हुआ? कासिम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में पाकिस्तान भेज दिया गया। निज़ाम को नए स्टेट का गवर्नर बना दिया गया, एक तरह से एक सेरेमोनियल पोस्ट। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई कि भारत की एकता जीत गई। सरदार पटेल के इस फैसले ने देश के दिल में एक और बंटवारे के खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, अगर सरदार पटेल ने वो फैसला ना लिया होता और ऑपरेशन पोलो मान लीजिए फेल हो जाता, तो आज भारत का नक्शा कैसा दिखता? शायद ये सवाल ही इस ऑपरेशन की अहमियत बताने के लिए काफी है।